हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज मैं और डॉक्टर कमर चीमा साहब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान नए इकोनॉमिक रोड मैप के बारे में। क्या ये बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, बिलियन डॉलर डील और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो की बातें जो हो रही हैं, क्या ये वाकई ही असरअंदाज करेंगी या नहीं? लेकिन इधर सवाल ये बनता है कि ये फायदा सिर्फ पॉलिसी मेकर्स और मल्टीनेशनल्स का है या असल में बिजनेसेस और आम आदमी तक भी पहुंचेगा? क्या ये रोड मैप सिर्फ सिंबॉलिक कमिटमेंट्स का एक और वादा है या ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक टाइज में असली तब्दीली लाने वाला प्लान है? तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने एक न्यू रोड मैप फॉर इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद इंडिया लॉन्च किया है, तो ये रोड मैप प्रीवियस ट्रेड पॉलिसी से किस तरह मुख्तलिफ है और इससे दोनों मुल्कों को क्या फायदा होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको थोड़ा इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप की समझ होनी चाहिए। ये बेसिकली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो हैं, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से मुराद ये होता है कि तकरीबन तमाम एरियाज़ में कोऑपरेशन है और भले वो डिफेंस हो, सिक्योरिटी हो, इकोनॉमी हो, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट हो, इवन के वर्ल्ड पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स पे भी इनका जो वर्ल्ड व्यू है वो सेम है। और सो दे शेयर, जैसे कहते हैं ना, फंडामेंटल जो स्ट्रक्चरल जो जो लाइन लेंथ है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एंड पर्टिकुलरली जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो कॉर्डिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का मेंबर होना ही बहुत बड़ी बात है। कॉर्डिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग आपको पता है 4 मुल्कों की एक पार्टनरशिप है फॉर फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन के हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो रोड मैप ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज़ ने ये जो इंट्रोड्यूस कराया है, ये है क्या? बेसिकली 2-3 एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। एक तो वो कह रहे हैं जी कि हमें अपने जो ट्रेड ताल्लुकात हैं, उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट चाहिए। हम्म। ये जो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, जिसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो कोशिश ये की जाए कि टैरिफ्स को रिड्यूस किया जाए। जब टैक्सेस ज़्यादा होते हैं तो बिज़नेसेस उस तरह ग्रो नहीं करते। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जो रेगुलेशंस हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए। डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, उनको भी देखा जाए कि कौन-सी रेगुलेटरी बॉडी कहाँ चाहिए, क्या चाहिए। कई दफ़ा इसमें जिसे कहते हैं ना कि जो रेड टेपिज़्म होती है, उसको भी इग्नोर किया जाए, उसको साइडलाइन किया जाए। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट एक्सेस देना फॉर गुड्स एंड सर्विसेज़। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडियन चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको मार्केट एक्सेस हो। इट मीन्स कि उनके लिए जब उनके बिज़नेसमैन वहाँ कारोबार करने जाएँ, तो चीज़ें खरीदने जाएँ, तो उनको जिस तरह पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप जाता है तो उसे जीएसपी प्लस स्टेटस मिलता है कि जी उनको फलां चीज़ आपने एक्सपोर्ट करनी है तो ऑलरेडी टैरिफ्स कम होते हैं। इसमें हम अक्सर इकोनॉमी के जो लोग समझते हैं उनको समझ होगी, पॉजिटिव लिस्ट होती है, एक नेगेटिव लिस्ट होती है कि जी मिसाल के तौर पे ये चीज़ आप बेचेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे इंडियन कंपनीज़ को एडवांटेज है कि वो 10% 5% की टैरिफ कम है एज़ कम्पेयर टू फॉर एग्ज़ाम्पल जी बांग्लादेश की या पाकिस्तान की कंपनी को। सो इन चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं। और दूसरा ज़ाहिर बात है एग्रीकल्चर हो, मिनरल्स हो, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ये एक बड़े पैमाने पे वो काम करे। दूसरी इसमें ये जो बायलैटरल जो रोड मैप है एंगेजमेंट का, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दे वांट टू डाइवर्सिफाई द ट्रेड बास्केट। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द ट्रेड बास्केट से मुराद ये है कि कोल, गोल्ड एंड डिफरेंट किस्म की हाई जो वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, भले वो फार्मास्यूटिकल्स हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो, इस चीज़ पे वो काम करना चाहते हैं। और वो समझते हैं कि ये हेल्थ केयर और आईटी, एजुकेशन में टू वे सर्विसेज होनी चाहिए। सो इन इन एरियाज़ पे वो ज़्यादातर जो है वो फोकस है। इसी तरह वो ये भी कह रहे हैं कि हमें बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है उसको फाइनलाइज़ करना चाहिए। सो बेसिकली असल में ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन असल में चीज़ क्या है? असल में चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया ये कहता है कि इंडिया एक इम्पोर्टेंट मार्केट है और हमें उस मार्केट में एक्सेस चाहिए। हमें उस मार्केट के साथ एंगेज करना है। सो अब वो समझते हैं कि हमें आज इंडिया के साथ इकोनॉमिकली एंगेज करना चाहिए। और वो कहते हैं कि इंडिया एक बड़ा प्लेयर है ग्लोबल स्टेज में। दिस इज़ व्हाट उन्होंने इस चीज़ को बार-बार बात की है कि बड़ा प्लेयर है
और हम अपने ऑस्ट्रेलियंस के लिए ये चाहते हैं कि हमारी एक्सेस इंडिया तक हो। हम वहाँ पे कारोबार करना चाहते हैं, हम उनके साथ हम अपने लोगों के लिए मार्केट्स खोलना चाहती हैं। अब इसमें ये देखिए असल में चीज़ क्या है? असल में चीज़ ये है कि जिसके ऊपर इंडिया भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता है और वो आज इंडिया ने के जो डॉक्टर जयशंकर है, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जब वो एक इंडिया जापान कोई और अफ्रीका बिज़नेस फोरम में बात कर रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि हमें रेज़िलिएंट सप्लाई चेन चाहिए। देखिए सप्लाई चेन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इफ देयर इज़ समथिंग व्हिच इंडिया रिक्वायर्स एंड इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और जापान और अफ्रीका और अदर प्लेसेस, तो इसको थोड़ा-सा इस एंगल में देखने की ज़रूरत है कि अगर वो एक रेज़िलिएंट सप्लाई चेन होगी, इट मीन्स अगर हमारे लोग जो हैं उनको अगर मिसाल के तौर पे मोबाइल है, मोबाइल की बैटरीज़ चाहिए मिसाल के तौर पे और वो जापान से इम्पोर्ट करते हैं, तो वो कंटीन्यूअसली मिलते रहने चाहिए, एक बात। दूसरा उसमें टैरिफ्स में अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। तीसरा हमारे बिज़नेसमैन को कंटीन्यूअसली वहाँ पे एक एक्सेस रहनी चाहिए। चौथा, जब आप इंटरनेशनली जब वो चीज़ इंडिया के लिए आती है या इंडिया से दूसरे मुल्कों में जाती है, तो उसको सिक्योर करना इंटरनेशनल वाटर्स में। इसमें पायरेट्स ना पड़ जाएँ, इसमें किसी किस्म का और चैलेंज ना आ जाए, कोई दहशतगर्दी का वाक़या ना हो जाए, कोई स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन ऐसा मुल्कों का दरमियान ना हो कि एक-दूसरे की ट्रेड को रोका जाए। सो वो आजकल रेज़िलिएंट सप्लाई चेन पे इंडिया बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए फ़ोकस करते हैं बिकॉज़ उनको इस चीज़ का पता है कि हम 1.4 बिलियन का मुल्क है और 1.4 बिलियन के मुल्क के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई आपको अगर कुछ वाक़ई यहाँ पे चाहिए, तो वो मिल जाए और अगर वो नहीं मिलता और उस रास्ते में कैसी रुकावटें पैदा होती हैं, तो देन डेफ़िनेटली उनके लिए एक यू नो एक एक उनके लिए प्रॉब्लम तो मौजूद है। सो ये जो इंडिया कोशिशें कर रहा है ये सारी की सारी इसलिए मिसाल के तौर पे एक इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे है। ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका काम ही इकोनॉमिक कनेक्टिविटी है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के साथ। अब ये देखिए इंडिया जो है वो एक रोड लिंक बिल्ड करना चाहता है। बेसिकली इन अदर वर्ड्स वांट टू मेक म्यांमार ए रिस्पांसिबल नेशन कि अगर हम थाईलैंड तक भी पहुंच जाते हैं तो फिर आगे हम बाकी मुल्कों तक पहुंच जाएंगे। सो ये इंडिया जो रोड कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया तक चाहता है, उसके ऊपर वो कनेक्टिविटी के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं। एक तरफ वो आपको पता है इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप की एक रोड कनेक्टिविटी एंड जिसे कहते हैं ना सी कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इधर वो साउथ ईस्ट एशिया बिकॉज़ उनको पता है कि उनके बिज़नेसमैन ऑलरेडी इन जगहों पे पहुँच चुके हैं। आपको पता है कि दुआ ये जो इंडियन बिज़नेसमैन है, ये आज से नहीं है। ये सेंचुरीज़ पुराने 50 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, ये पुराने शिफ्ट हो चुके हुए हैं बहुत सारे इलाकों के अंदर और वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप जाते हैं, जी मॉरिशस के अंदर जाते हैं जी, वहाँ पे इतनी परसेंट हिंदू पॉपुलेशन है। आप जाते हैं जी अफ्रीका के अंदर, वहाँ जी इतने परसेंट हिंदू पॉपुलेशन है। तो वो बेसिकली वो इस चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं कि हमारे लोग ऑलरेडी इन इलाकों में पहुँचे हैं और हमें उनसे राब्ते बनाने चाहिए जिनके फ़ोरफ़ादर्स इंडिया से हैं। सो इंडिया बेसिकली आज काम करना चाहता है। सो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे हो फॉर एग्जांपल दिस इज वन थिंग। ठीक है जी। दूसरा भले इंडिया के ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी जो पार्टनरशिप है, ठीक है, जिसको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज बड़ा फोकस कर रहे हैं बार बार कि ये हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ वो जिसे कहते हैं ना इंगेज करना चाहते हैं। वो क्यों कहते हैं ये हमने करना है? बिकॉज उनको पता है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, एक बड़ा वो जिसे कहेंगे ना एक बड़ा वो है एक नेटवर्क ऑफ बिजनेसेस हैं वहाँ पे, कंज्यूमर्स बहुत बड़े हैं। तो उसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता लूज़। सो कहते हैं किस तरह फ़ायदा उठाना है। फ़ायदा हमें किस तरह उठाना है इसके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए और यही वजह है कि आज जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने ये जो अनाउंस किया है कि इंडिया की इकोनॉमी को वो कहते हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट वर्ल्ड्स वर्ल्ड्स वन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। तो इसीलिए इंडिया इनके साथ मिलके काम करना चाहता है। रोड मैप्स बनाए जा रहे हैं, तरीक़ेकार इख्तियार किए जा रहे हैं।
एंड जिसे कहते हैं टू वे इन्वेस्टमेंट्स, वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से भी इंडिया इन्वेस्टमेंट जाए और इंडिया से भी ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्टमेंट जाए, क्योंकि बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो दुनिया के बाकी मुल्कों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो ऑस्ट्रेलियंस ये समझते हैं कि इफ दे कैन कम एंड इन्वेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, सो साइजेबल इंडिया की जो बड़ा एक पोर्शन है जो बिजनेस कम्युनिटी का, which understands how to compete in the global market। आपको पता है पाकिस्तान बिजनेसमैन तो दे डोंट नो हाउ टू कम्पीट। हमें तो कंपटीशन पता ही नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने पैम्पर करके रखा हुआ है शुरू से। हमें शुरू से डॉलर चाहिए होते हैं, तो हमने कुछ सेक्टर को जो है ना वो पैम्पर करके रखा हुआ है कि भाई ऐसे तैसे ये हो वो हो, इसको हमें हर कीमत पे कम्पीट करना है या कंप्लीट करना है। सो मुझे दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई बिलीव। आप देखिए ना, ये एक्स्ट्रा एक एफर्ट है कि ये वो तमाम वेस्टर्न मुल्क है जो भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं, भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं। क्यों भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं? बिकॉज उनको पता है यार कि हमें इनके साथ मिलके काम करना है, और इसके सिलसिले में उन्होंने काफ़ी चीज़ें कर भी ली हुई हैं दोनों मुल्कों ने। आप देखिए ना, तकरीबन मेरा ख्याल है बायलैटरल ट्रेड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की इज अबाउट $31 बिलियन, छठा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो दे अंडरस्टैंड कि ये अब एक बड़े पैमाने पे हमें काम करने की ज़रूरत है, और वो समझते हैं कि इंडियंस को मोबिलाइज किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि वो आके इन्वेस्टमेंट्स करें ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बिकॉज ये पैसा जो है वो यूरोप और अमेरिकन लेके जा रहे हैं। जो इंडिया ने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इंट्रोड्यूस कराया है, वो कहता है कि हम उस गेम में कैसे आ सकते हैं। गो के इट्स नॉट पॉसिबल रोड कनेक्टिविटी बनाना ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन इंडोनेशिया तक तो बहुत कुछ हो सकता है। तो वो बेसिकली सी कनेक्टिविटी कोई चाहते हैं कि वो एटलीस्ट सो is something big which is going on, and I think Australians want to take advantage of this relationship। जी कमर साहब, जैसे आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया के जो अभी चल रहे हैं साथ में आनमर हाईवे ट्रायलेटर सारा कुछ, तो अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो वो ऑलरेडी बिजनेसेस को $2 बिलियन का टैरिफ रिलीफ दे रहा है। लेकिन इसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन है आपके ख्याल में, स्मॉल बिजनेसेस या फिर लार्ज कॉर्पोरेशंस? देखिए, याद रखें, लार्जली जब इस तरह की बड़ी ट्रेड होती है तो बड़े बिजनेसमैन ही फायदे उससे उठाते हैं, ठीक है। छोटे बिजनेसमैन आते तो हैं, उनको भी फायदा होता है, लेकिन उस तरह नहीं होता। छोटी मार्केट्स जो है वो अटैच होती हैं बड़ी जो छोटे बिजनेसमैन अटैच होते हैं बड़े बिजनेसमैन से। तो वो अब वो जैसे कहते हैं ना, हम सबलेट कर देते हैं या आगे बिजनेसेस को वो कर देते हैं, तो ये वो चीज़ है। असल में ये आप समझ लें कि बड़ी जो मार्केट्स हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं, वो अटैच हैं छोटे ग्रुप्स के साथ, लेकिन लार्जली जितना बड़ा इकोनॉमिक एंगेजमेंट होगी उतने ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर अपर लोअर और जो मिडल जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, जो बड़े पैमाने पे बिजनेस ग्रुप्स हैं और जो छोटे पैमाने पे बिजनेसमैन है, उतना ज़्यादा फायदा उठाएंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि इंडियन जो डियास्पोरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वो तकरीबन 7 लाख है। अब देखिए, ये बेसिकली ये जो 7 लाख बंदा है ना, ये सारा अपर क्लास नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ये मिडिल क्लास है, और इनके मिडिल क्लास से ही कनेक्शंस हैं इंडिया के साथ। ये आप समझ लें कि मिडिल क्लास को भी या जो छोटे बिजनेसमैन है उनको भी एडवांटेज होता है, क्योंकि इनमें से ऐसे 7 लाख में से कई लोग ऐसे होंगे जो इंडिया के साथ बिजनेस कर रहे होंगे और यहाँ छोटी मोटी कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। एक तो होता है ना, फॉर एग्जांपल जी, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जिंदल्स मित्तल्स टाटास जाएंगे जी, इतने पैसे लगा देंगे, फलां लगा देंगे, वहां पे $500 मिलियन, $1 बिलियन, वो एक बड़े पैमाने पे है। ये एक डिफरेंट चीज है। लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो है ना, वो ये है कि ये बेसिकली दे आर लुकिंग अदर अपॉर्चुनिटीज। अब ये क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन पे काम कर रहे हैं, जैसे मैं सप्लाई चेन के हवाले से बता रहा था। स्पेस कोलैबोरेशन में भी चीजें चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ये काफी काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स, इंडिया समझता है कि जी हम उस चीज में बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो हमें उस चीज में अपने आप को सामने लेके आना चाहिए। इस चीज में आप देखें कि ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो पार्टनरशिप है, ये बहुत सारे एरियाज में है। लार्जली बड़े सेक्टर्स को फायदा होता है। पर्टिकुलरली आप देखिए, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये वो एरियाज हैं
जहाँ पे ज़ाहिर बात है छोटा बिज़नेसमैन तो नहीं पहुँच सकता। हाँ, इसमें क्या होता है कि घर बैठे लोग जो आईटी सर्विसेज़ देते हैं, वो मिडल क्लास, लो मिडल क्लास, वो इन चीज़ों में एंगेज हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, एंगेजमेंट है, या तो ये स्टेट लेवल पे होती है, तो या ये बड़े कॉर्पोरेशन वो करते हैं। सो दिस इज़ देयर और आज को पता आपको पता है अब तो डिजिटल इकोनॉमी, ये साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल चीज़ें जो इसमें इसमें दोनों तबके हैं, अपर क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, लेकिन लार्जली ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो बिज़नेसेस होते हैं, इसमें अपर क्लास या बड़े कारोबारी ग्रुप जो होते हैं वही। और अभी तो इसमें स्टेट ज़्यादा इन्वॉल्व है। अभी आपको पता है इधर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का देयर इज़ 2+2 मिनिस्टर डायलॉग भी है। तो आप इमेजिन कर लें, जैसे मैं आपको बता रहा था शुरू में कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग मीन्स कि दे हाउ डिफेंस मिनिस्टर्स एंड फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज दे मीट and they decide they decide and they align themselves how to have the strategic priorities. हमें strategic priorities को कैसे लेके चलना है. So this is something very interesting इस sense के अंदर. जी. सर आपने अभी सप्लाई चेन की बात की है, तो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया तक की सप्लाई चेन जो है वो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा महंगी भी है और स्लो भी होगी, तो क्या ये बिजनेस एक्सपेंशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को लिमिट नहीं करेगा? देखिए सप्लाई चेन जो है ना ये जिन लोगों ने रूट्स बनाए होते हैं इन्होंने बनाए हुए हैं, इन्होंने रूट्स बनाए हुए हैं, तो ये सारी की सारी तो सारी बात है, सी बॉर्न ट्रेड है ये। तो और दूसरा ये है कि इट डिपेंड्स कि किस तरह की सप्लाई चेन में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस के हवाले से अगर कोई बिजनेसेस हैं, स्पेस में कुछ ऐसी कोलैबोरेशन है, फॉर एग्जांपल आपकी क्लीन एनर्जी में कुछ ऐसी चीज़ है, क्वांटम कंप्यूटिंग में कुछ ऐसा है, तो ये डिफरेंट वो जैसे कहते हैं ना डिफरेंट किस्म की प्रायोरिटीज होती हैं, डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस के लिए डिफरेंट किस्म की सप्लाई चेन डिटरमिन करनी पड़ती है। लेकिन स्टेट को तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को, और असल में इंडिया का फोकस ही प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि स्टेट इतने बड़े पैमाने पे काम नहीं करती, तो प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा वो जो है वो चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन इंडिया ये अभी जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर सारी बातें कर रहे हैं, ये अपनी जगह पे ज़रूर बेहतर है, लेकिन असल में इनका जो वो व्यू है ना, वो एक डिफेंस में ये ज़्यादा वो है, फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, और ऑस्ट्रेलिया ये महसूस करता है कि हमें वो जिसे कहते हैं ना क्रिटिकल मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, उन तक एक्सेस देनी चाहिए विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जो है मेजर सप्लायर है क्रिटिकल मिनरल्स का, लिथियम, कोबाल्ट हो या इस तरह की चीज़ें हों, इंडिया को ये सारी चीज़ें चाहिए, बिकॉज़ इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ है वो बड़ी बूम कर रही है। मिसाल के तौर पे एप्पल कहता है जी मुझे 25% अपनी जो एप्पल मैन्युफैक्चरिंग है वो 2027 में इंडिया में करनी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनको ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो कितने चाहिए। इस तरह ये अब इसमें जो सारी की सारी सप्लाई चेन है, वो जिसे कहते हैं ना वो एक अपनी जगह पे है। सो इंडिया जो है बहुत कुछ ऑस्ट्रेलिया को देता है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। 1 लाख इंडियन स्टूडेंट्स इस वक़्त ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटियों के अंदर एनरोल है। तो ये इस तरह की चीज़ें भी हैं, फिर स्किल डेवलपमेंट, देयर इज़ अ लॉट मोर व्हिच इज़ गोइंग ऑन बिटवीन कंट्रीज़। सो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, दे हैव कम अप विद दिस रोड मैप कि हमें इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद इंडिया जो है वो हर कीमत पे चाहिए, ताकि हमें हमें ऑस्ट्रेलिया को इसमें फ़ायदा हो। तो हमें तो पता है कि जिस तरह ऑब्वियसली ये एक अगर एक पॉजिटिव स्टेप है, तो साथ ऑब्वियसली चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपको क्या लगता है कि इससे इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा होगा या फिर ऑस्ट्रेलिया को? मेरा ख्याल है दोनों मुल्कों को इसमें फ़ायदा होता है, इसमें कोई एक तो नहीं है। अगर $31 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है दोनों मुल्कों की, ठीक है? तो दोनों मुल्कों को ही फ़ायदा है, छठा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि जब आप इस तरह की रोड मैप, जिस तरह ये प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज़ ने इंट्रोड्यूस कराया, इस रोड मैप का फ़ायदा ये है कि इट मीन्स कि ऑस्ट्रेलियंस वांट्स टू एक्सट्रैक्ट मोर फ्रॉम इंडिया। वो इंडिया से ज़्यादा चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो इनको इस चीज़ में थोड़ा-सा, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, मेरा ख़्याल है। तो लेट्स सी क्या इसमें निकलता है या क्या होता है। बट एक इंटरेस्टिंग एक चीज़ है ये। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो आज
हमने ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो ये रोड मैप है, ये सिर्फ़ एक हम देखेंगे फ्यूचर में कि सिर्फ़ एक डिप्लोमेटिक स्टंट है या वाक़ई दोनों मुल्कों को इकोनॉमी में इसका फ़ायदा होगा या नहीं। और इसी तरह सर ने ज़िक्र किया जो ट्राइलेटरल हाईवे है और जो इंडिया जापान, तो इंडिया इस तरह काफ़ी इंटरनेशनल एक्टिव हुआ हुआ इंटरनेशनली और अपनी इकोनॉमी पे बड़ा फ़ोकस नज़र आ रहा है। तो फ्यूचर में हम देखेंगे कि इसका क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।